तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सब्जेक्ट माइनर वेटनरी सर्जरी में चैप्टर नंबर 5 वुंड घाव के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने बंद घाव के बारे में पढ़ा था, घाव के लक्षण और घाव भरने की प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो घाव के भरने को डिले करते हैं, यानी घाव जो भरता है उसको डिले करते हैं, वो फैक्टर्स है। उन फैक्टर्स को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक लोकल फैक्टर है, एक सिस्टेमिक फैक्टर है, और तीसरा जो है वो है मेडिकेशनल फैक्टर, और चौथा है सिस्टेमिक डिजीज़ फैक्टर। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। जो पहला लोकल फैक्टर है, स्थानीय कारक है, यानी जो लोकल जहाँ घाव है उसके ऊपर जो प्रभाव डालते हैं, लोकली जो प्रभाव डालते हैं, वो है एक तो शल्य क्रिया जो करते हैं हम, वो अच्छी शल्य क्रिया होनी चाहिए। अगर वो शल्य क्रिया अच्छी नहीं है तो घाव लेट भरेगा। नंबर 2, स्थानीय दवाइयों का उपयोग करना। जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं घाव के ऊपर, घाव को स्टरलाइज करने के लिए, या अगर टाँके लगाते हैं तो एनेस्थीसिया देने के लिए, वो दवाई इरिटेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वो दवाई इरिटेटिंग यानी वहाँ पे अगर वो ज्वलनशील है, अगर मेडिसिन ज्वलनशील है तो घाव को भरने की प्रक्रिया को धीमा कर देगी। इसलिए उस दवाई का यूज़ करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि दवाई ज्वलनशील नहीं हो। घाव के टाँके लगाते समय क्या है, उनको टाँकों को अलाइनमेंट से ही कर देना चाहिए, यानी डेड स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी जगह जो खाली जगह होती है वो नहीं छोड़नी चाहिए। अगर खाली जगह रहेगी तो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और घाव जल्दी से नहीं भर पाएगा। बाह्य पदार्थ, फॉरेन बॉडीज़ का मतलब है जब घाव होता है, जिस जगह पे जानवर के घाव होगा या आदमी का होगा, गिरेगा या कोई चीज़ लगेगी तो उस पर रेत भी गिर सकती है, कंकड़ पत्थर भी उसमें जा सकते हैं, कांच भी जा सकता है, और कांटे वगैरह जो भी चीज़ वहाँ है, फॉरेन बॉडी जिसे बोलते हैं, वो घाव में जा सकती है, और डेड टिश्यू उसमें होगा। ये चीज़ें अगर घाव देरी से भरेगा तो इन चीज़ों को, घाव को जब साफ़ करते हैं, घाव को भरने के लिए उसकी ड्रेस सीवर करते हैं, तो ये ध्यान रख के इन चीज़ों को निकाल देना चाहिए। जब सर्जरी करते हैं बड़ी बड़ी, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कोई फॉरेन बॉडी उसमें नहीं रह जाए। कई बार जैसे घाव सर्जरी करते हैं तो पेट की सर्जरी, बच्चेदानी की बड़ी बड़ी सर्जरी करते हैं, तो उसमें डॉक्टर जो है जल्दबाजी में कैंची, चिमटी, ऐसी चीज़ें अंदर छोड़ देते हैं और घाव को बंद कर देते हैं। घाव भर जाता है क्योंकि वो चीज़ें जो है स्टरलाइज होती है, इसलिए वो घाव पे उस टाइम कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बाद में वो फॉरेन बॉडी पे काम करती है और पशु के, आदमी के पेट में वगैरह उस जगह पे दर्द होता है, फिर पता लगता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। घाव के किनारे जो है वो नज़दीक होने चाहिए, घाव के दोनों किनारे नज़दीक होने चाहिए, यानी अगर उसका अपोजिशन जो प्रॉपर नहीं होगा ना, इम्प्रॉपर होगा, अपोजिशन दोनों किनारे आपस में सही ढंग से नहीं मिले होंगे तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। कई बार ऊतकों का सूख जाना, इसका मतलब क्या है, ऊतक अगर घाव काफ़ी टाइम तक खुला रह जाए ना तो उसके जो टिश्यूज है वो सूख जाएंगे, और अगर टिश्यू सूख जाए तो वहाँ ग्रेनुलेशन की क्रिया जो धीरे होगी। ग्रेनुलेशन का मतलब होता है नए सेल का बढ़ना, नए सेल बढ़ते हैं उसको ग्रेनुलेशन बोलते हैं। तो वो देरी से, अगर घाव देरी से भरेगा, ऊतकों का निर्जीव हो जाना, यानी टिश्यूज़ का डेड हो जाना। जब घाव जो है होगा तो वहाँ के जो टिश्यू है वो मर जाएंगे। अगर वो मरे हुए टिश्यू जो है वो बैक्टीरिया को बढ़ावा देंगे, जीवाणु को बढ़ावा देंगे, घाव देरी से भरेंगे, इसलिए डेड टिश्यूज़ को हटा देना चाहिए। रक्त का थक्का और सीरम, जो रक्त का थक्का बनता है, ब्लड जहाँ घाव होता है वहाँ रक्त का थक्का बनेगा, प्लस वहाँ सीरम आएगी, ब्लड में से सीरम निकलती है। अगर वो सीरम और ब्लड का थक्का ज़्यादा टाइम तक वहाँ रहेगा तो वो भी बैक्टीरिया को बढ़ाने, वहाँ पर ग्रोथ करने में मदद करेंगे। इसलिए ये रक्त के थक्के सीरम को साफ़ कर देना चाहिए। अचलनीकरण का मतलब है इमोबिलाइजेशन। अगर मान लो आपने घाव जहाँ हुआ है उस जगह को अगर आपने इमोबिलाइज नहीं किया तो वो घाव पूरा भर नहीं पाएगा। जैसे मान लो मेरे या कोनी पे घाव है, इस जगह पे घाव हो गया, मान लो इस यहाँ पे, तो ये जगह अगर मान लो यहाँ हिले डुलेगी, ऐसे करेंगे तो फिर घाव भरेगा नहीं। इसलिए इसको इमोबिलाइज करना ज़रूरी है, जिससे ग्रेनुलेशन जो है वो अच्छी प्रकार से हो सके टाइम पे। अच्छी शल्य क्रिया की क्या विशेषताएं हैं? अच्छी शल्य क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, शल्य क्रिया करते हैं ना, सर्जरी। तो वो अच्छी शल्य क्रिया की क्या विशेषताएं? 5 विशेषताएं हैं, वो है ये। एक तो ऊतक जो है उनको कोमलतापूर्वक
छूना, पकड़ना या काटना चाहिए। जो तक काटते हैं हम या उनको पकड़ते हैं तो उसको कोमलतापूर्वक पकड़ना चाहिए। हर स्टेज को स्टरलाइज रखना चाहिए। हर स्टेज में घाव को साफ करना, स्टरलाइज करो, कैंची स्टरलाइज होनी चाहिए, हाथ स्टरलाइज होने चाहिए, सब चीज़ें स्टरलाइज होनी चाहिए। रक्त स्राव कम होना चाहिए या उसको जल्दी रोक देना चाहिए। जहाँ पर ब्लीडिंग जितनी कम होगी वही सही रहेगा, और ब्लीडिंग हो तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए। घाव के सिरों का आसानी से बंद करना चाहिए। सिरों को है दोनों सिरों से बंद करना चाहिए। उसमें डेड स्पेस, खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। मृत व निर्जीव जो तक उनको हटा देना चाहिए। ये 5 जो है ना विशेषता है अच्छी सर्जरी की। फिर आता है सिस्टमिक कारक। संस्थागत कारक हैं। सिस्टमिक कारक क्या है? ये कारक ऐसे हैं कि एक तो एज से रिलेटेड है। अगर मान लो जानवर है जिसके घाव है, वो अगर ओल्ड एज का है तो उसका घाव जल्दी नहीं मिलेगा, ग्रेनुलेशन उसमें लेट होगा। अगर मान लो जानवर जवान है तो उसमें ग्रेनुलेशन यानी नए सेल जल्दी से बनेगा, घाव जल्दी से बढ़ जाएगा। एक आता है कुपोषण। अगर मान लो जिस जानवर को या आदमी को घाव हुआ है वो कुपोषित है, उसमें प्रोटीन की कमी है या उसमें ग्लूकोज की कमी है, तो घाव देरी से भरेगा। प्रोटीन आपको पता है क्या काम आता है? प्रोटीन जो है वो कोलेजन संश्लेषण का काम करता है। कोलेजन संश्लेषण काम करता है। अगर मान लो हाइपोप्रोटीनीमिया जानवर को है तो उसको फाइब्रोप्लास्टा की क्रिया बंद हो जाएगी। फाइब्रोप्लास्टी का मतलब नए सेल बढ़ना, और एडिमा बढ़ जाएगा। वहाँ पे एडिमा हो जाएगा, सोजन आ जाएगी अगर प्रोटीन की मात्रा कम है हाइपोप्रोटीनीमिया तो। और अगर एडिमा हो जाएगा तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। ऐसे ही ग्लूकोज अगर कम है, ग्लूकोज हीलिंग को बढ़ावा देता है। यानी ग्लूकोज जो है वो नए सेल बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की कमी हो गई तो घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। विटामिन की अलपता कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो घाव भरने में आवश्यक रोल अदा करते हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन के है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। अगर ये कम होंगे तो घाव देरी से भरेगा। मिनरल्स जैसे Z13 मिनरल एक ऐसा है जो घाव भरने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर मान लो जिंक है जेड है ना, जिंक अगर कम है तो घाव जल्दी नहीं भरेगा, देरी से भरेगा, क्योंकि जिंक जो है एपिथेलियल टिश्यू बनाने के लिए आवश्यक है। फाइब्रोब्लास्टिक यानी फाइब्रोब्लास्ट जो सेल बनाता है उसके लिए भी आवश्यक है। तीसरा कारण है तो औषधीय कारक। औषधीय कारक का मतलब है कि अगर आपने उसको घाव भरने के टाइम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा दे दी, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये आपने मेडिसिन में पढ़ोगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड है या फाइब्रोप्लास्टिया जो है, ये फाइब्रोप्लास्टिया कोलेजन संश्लेषण को रोकता है। यानी अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड आपने दे दी तो ये कोलेजन संश्लेषण को रोक देगा, जिससे घाव भरने में देरी होगी। एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को कोगुलेट करते हैं, एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को जमने नहीं देते, एंटीकोगुलेंट। और NSAIDs होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये भी अगर आप यूज़ करते हो तो ये घाव भरने में प्रक्रिया को धीमा करती है, घाव भरने की प्रक्रिया को धीमा करती है। घाव पर जलन पैदा करने वाले रसायन नहीं लगाए। अगर आपने घाव पर जलन पैदा करने वाले रसायन लगा दिए, जैसे एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन वो जलन पैदा करने वाला है, या आपने एनेस्थीसिया ऐसा लगा दिया जो जलन पैदा करता है, तो घाव लेट भरेगा। फिर एक कारण आता है संस्थागत बीमारियाँ। वो कैसे अफेक्ट करती है घाव भरने में? कुछ बीमारियाँ हैं जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, वृक्क यानी गुर्दे की या लीवर की बीमारियाँ जो घाव भरने की प्रक्रिया को धीमा करती है। ये कुछ बीमारियाँ अगर ऐसी हो तो ये घाव को भरने की जो प्रक्रिया उसको धीमा कर देगी। तो ये एक कारक है सिस्टेमिक डिजीज़, बॉडी की सिस्टेमिक डिजीज़ है। एक आता है इसमें सिस्टेमिक डिजीज़ में नीलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाना। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो उसके एडिमा हो जाएगा, घाव पे एडिमा हो जाएगा। और जब पशु डिहाइड्रेशन की स्थिति में रहता है तो घाव के क्षेत्र में एडिमा हो जाता है, ठीक है, और उससे घाव देरी से भरता है। फिर है तो उत्कों से रक्त प्रवाह, यानी
ब्लड सप्लाई और टिश्यू वेस्कुलरिटी, यानी जहाँ घाव होता है वहाँ रक्त प्रवाह अच्छा व समुचित होता है। भाई आप ये जानते हो जहाँ होगा वहाँ रक्त प्रवाह तो समुचित और प्रवाह से होगा ना, क्योंकि वहाँ पे सेल कुछ ब्लड वेसल्स टूट जाएगी। तो घाव के ऊतकों को ऑक्सीजन और आहार भी समुचित मात्रा मिलता है। जब नए वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं ना तो उसको आहार और ऑक्सीजन उचित मात्रा में मिलती है। और घाव के स्थान पर रक्त वाहिनियों का निकास एपिथेलियाइजेशन अच्छी होगी तो वहाँ पर ल्यूकोसाइट उपस्थित होने संक्रमण भी नहीं होगा। यानी जो ऊतक से रक्त प्रवाह घाव में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वहाँ के जो सेल है उन सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। अगर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वहाँ पे एपिथेलियलाइजेशन यानी एपिथेलियम सेल नहीं बनना धीरा काम हो जाएगा और वो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो घाव भी लेट भरेगा। फिर इसमें एक कारण और आता है, इसी संस्थानगत बीमारियों में जीवाणुओं का संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो घाव के ऊपर अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो घाव लेट भरेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है कई कामों में व्यवधान उत्पन्न करता है। यानी क्या करता है, एक तो क्या बैक्टीरिया अगर वहाँ हो जाएगी तो शोथ अवस्था जो है, सोजन वाली अवस्था, इन्फ्लेमेटरी स्टेज जो है, अभी मैंने आपको पहले घाव भरने की प्रक्रिया में जो स्टेजेज बताई थी उसमें इन्फ्लेमेटरी स्टेज बताई थी। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी स्टेज अगर वहाँ पे बैक्टीरिया होगा तो ये लंबी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। ल्यूकोसाइट की क्रिया, ल्यूकोसाइट जो है, ल्यूकोसाइट WBC जो है ल्यूकोसाइट्स, उनकी क्रियाओं में व्यवधान होगा जिससे वाहिनियाँ समय पर नहीं बनेंगी और ग्रेनुलेशन नहीं होगा। यानी जो नई रक्त वाहिनियाँ बनती है वहाँ पे, जैसे रक्त वाहिनियाँ जो टूटती है तो उसकी जगह नहीं बनती है, वो बनने में डिले हो जाएगा। ग्रेनुलेशन में भी डिले होगा। ग्रेनुलेशन का मतलब है नई सेल बनना, घाव का अंकुरित होना। अंकुर टाइप फूटता ना, वैसे घाव भी अंकुरित होता है। आपने देखा घाव जब भरता है तो उसमें दाने से बनते हैं। तो ये कुछ कारण थे, 4 प्रकार के कारण थे जो घाव को भरने में देरी करते हैं, देरी पैदा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।